नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। मैं हूं साकेत मिश्रा। आज हम बात करेंगे अध्याय 4 के बारे में। ठीक है मित्रों, जो है हमारा मानचित्र पे। ये कक्षा 6 की भूगोल की पुस्तक का अध्याय 4 है। ठीक है मित्रों, तो आइए आज हम बात करेंगे मानचित्र के बारे में। हमें मानचित्र, इसमें हम जानेंगे कि मानचित्र होता क्या है और मानचित्र को हम किस प्रकार से हम अध्ययन कर सकते हैं और मानचित्र को देखकर किसी जगह के बारे में जान सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आइए जानते हैं हम मानचित्र के बारे में। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। ठीक है मित्रों, देखिए क्या है। ग्लोब का जब हम अध्ययन करते हैं या ग्लोब की सहायता से किसी जगह या किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। ठीक है, ग्लोब पे सारी चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसलिए ग्लोब की कुछ सीमाएं हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए उपयोगी साबित होता है। ठीक है, अब हमें ग्लोब कब सही उपयोगी साबित होता है? जब हम पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हों। ठीक है, जब हमें सिर्फ पृथ्वी का अध्ययन करना है तब ग्लोब हमारे लिए अच्छा है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, ठीक है, जैसे हम पृथ्वी के केवल किसी एक भाग का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए ग्लोब उपयोगी नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए जैसे कि कोई एक भाग, जैसे अपना देश, जिस देश में हम रहते हैं, अगर हमें सिर्फ उतने एरिया का अध्ययन करना है तो आप सोचिए क्या आप ग्लोब पर उसका अध्ययन सही ढंग से कर सकते हैं? तो हम ग्लोब पर उसका अध्ययन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए जिस राज्य में आप स्वयं रहते हैं उसका अध्ययन करने के लिए भी आपको क्या लगेगा? मानचित्र लगेगा। अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो सोचिए आपका गांव उस ग्लोब पे नहीं होगा। ठीक है, होगा तो, लेकिन आप उसे ढूंढ नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ग्लोब में सिर्फ पृथ्वी के बारे में और उस देश के उसमें सभी देशों के बारे में दिया रहता है। तो उस सभी देशों के भी उसमें मेन जगहों के नाम दिए होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा देश है भारत, तो उधर पे भारत देश लिखा होगा और भारत देश के पूरे राज्यों के बारे में लिखा होगा और उसके जो हमारे भारत देश के जो प्रमुख जिले हैं, ठीक है, प्रमुख जिले और राज्य, सिर्फ उनके बारे में उस ग्लोब में दिया होगा। उस ग्लोब में हमारे देश के ना तो पूरे शहरों के नाम लिखे होंगे, ना ही जिलों के, ना ही गाँवों के। ठीक है, लेकिन हम हमारे देश का नक्शा लाते हैं तो उसमें हमें हमारे सारे जिलों, शहरों और राज्यों के नाम मिल जाते हैं। अब आपको अगर गांव के नाम जानने हैं तो उसके लिए आपको राज्य का मानचित्र लगेगा। राज्य के मानचित्र में आपको आपके ज़िले और जो प्रमुख गांव हैं वो सारे दिए होंगे। अब अगर आप और डिटेल में अपने देश के गांव के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको अलग अलग ज़िलों के मानचित्र चाहिए। ठीक है, उन ज़िलों में और भी अच्छी से आपके गाँवों के बारे में, हमारे देश के गाँवों के बारे में बताया गया होगा। इसी प्रकार से अगर आप किसी जिला के, ठीक है, या आप किसी गांव के बाड़ों के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, गांव या नगर, ठीक है, नगर में अलग अलग बाड़ होते हैं। अगर आप उस नगर के अलग अलग बाड़ों के बारे में, गांव और नगरों दोनों में ही अलग अलग बाड़ होते हैं, ठीक है, जिसमें पार्षद का चुनाव होता है। तो अगर आप उसके बाड़ों के बारे में जानना चाहते हैं कि उस ज़िले में उस नगर में या उस गांव में कितने बाड़ है, तो अब आपको गांव का या उस नगर का मानचित्र लगेगा तो आप उसके बाड़ों के बारे में जान जाएंगे। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हम मानचित्र का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्लोब इन सब का अध्ययन करने के लिए उपयोगी साबित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। ठीक है, तो अगर आपसे मानचित्र के बारे में कोई पूछता है कि मानचित्र क्या है तो आप क्या बताएंगे? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। ठीक है मित्रों, जिसके द्वारा हम किसी भी जगह की
सटीक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, सटीक या लगभग जानकारी हमें उसके बारे में अंदाज़ा लग जाता है। वैसे तो मानचित्र हमें पूरी सही जानकारी दे ही देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह चपटा करना असंभव है। ठीक है, गोलाकार सतह को क्या चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। ठीक है, कोई भी मानचित्र है तो वो सिर्फ उस एक क्षेत्र के बारे में ही कुछ तथ्यों को दर्शाएगा जिस क्षेत्र का वो मानचित्र है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। ठीक है मित्रों, क्या है, जब देखिए मानचित्रों की पुस्तक, ठीक है, जिसमें विभिन्न जगहों के ढेर सारे मानचित्र दिए हों। ठीक है, तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है। दूसरे मानचित्रों में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। ठीक है मित्रों, तो आप पहले एक एटलस कैसा होगा, देखिए पहले उसमें एक विश्व का नक्शा दिया होगा, फिर जिस भी जगह के आप होंगे मतलब फिर उसमें अलग अलग, पहले तो एक विश्व का नक्शा, फिर उसके बाद अलग अलग महाद्वीपों का नक्शा, फिर उसके बाद उसमें जिस भी देश के आप हैं तो उसका नक्शा, फिर उस देश के भी अलग अलग भागों का नक्शा। ठीक है मित्रों, तो आप एटलस जानते होंगे, एटलस क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आप उसकी एक छोटी सी क्लिप इसी वीडियो के बीच में मैं लगा दूंगा। आप उस एटलस को देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का एटलस होता है। ठीक है मित्रों, तो देखिए आप यहाँ पे 1 मिनट की वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, साइड में, तो आप उसे देख लीजिए। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्धिक मानचित्र। ठीक है, तो आप एटलस को समझ लीजिए। 1 मिनट या उससे कम की वीडियो मैं आपको साइड में लगा दूंगा, तो आप एटलस समझ जाएंगे। ठीक है, एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई माप पर आधारित होता है। ठीक है, तो एटलस क्या होता है, विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। किसमें, मानचित्र में, ग्लोब की अपेक्षा। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। मानचित्र क्या होते हैं, बहुत से प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। तो आइए हम नीचे मानचित्रों को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बौद्धिक मानचित्र। ठीक है, तो ये मानचित्रों के प्रकार हैं। बौद्धिक मानचित्र पृथ्वी की प्रकृति आकृति जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, बौद्धिक या उच्चावाच मानचित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, इस प्रकार के मानचित्र को बौद्धिक मानचित्र या उच्चावाच मानचित्र कहा जाता है। राजनैतिक मानचित्र। ठीक है, अब दूसरा क्या है, राजनैतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनैतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो किसी भी राज्य के, किसी भी देश के जिसमें क्या क्या दर्शाया गया हो, उस देश के राज्यों, नगरों और शहरों और गांवों एवं विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, राजनैतिक मानचित्र। मतलब कुल मिला के इसमें राज्यों और नगरों की सीमाओं को, देशों की सीमाओं को बताया जाता है कि कौन सा देश किस सीमा तक है। ठीक है मित्रों, अब अगला मानचित्र हमारा थीमेटिक मानचित्र। तो थीमेटिक मानचित्र क्या होता, कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करती हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तो देखिए ये मानचित्र कैसा विशेष प्रकार का मानचित्र है, थीमेटिक मानचित्र,
जिसमें विशेष जानकारी दी गई है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामांकन किया जाता है। मानचित्र में 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है मित्रों, मानचित्र में कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? दूरी, दिशा और प्रतीक, जिनके माध्यम से हम मानचित्र में किसी जगह की दिशा, प्रतीक के बारे में जानते हैं और दूरी के बारे में जानते हैं। ठीक है मित्रों, मानचित्र एक आरेखन होता है। मानचित्र क्या है? देखिए, अब हम दूरी के बारे में जानते हैं कि मानचित्र में किस प्रकार से दूरी दी हुई होती है, उससे हम वास्तविक दूरी किस प्रकार से जान सकते हैं। ठीक है मित्रों, मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इनसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थान के बीच की दूरी वास्तविक रहे। ठीक है, स्थान के बीच की दूरी कैसी रहे? वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। ठीक है, क्या करती हो? जब कागज की एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। तो देखिए मित्रों, जो मानचित्र बनाए जाते हैं वो क्या बनाए जाते हैं? अनुपात में बनाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, जैसे कोई बड़े स्थल की दूरी है, मान लीजिए किसी जगह की दूरी है, उसके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। अब अगर हमें मानचित्र में उसको दर्शाना है तो हम उसे सेंटीमीटर में दर्शा सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से उस 100 किलोमीटर को वो 10 सेंटीमीटर या जो भी हो उनका पैमाना, उस पैमाने से वो उसको दर्शा सकते हैं। वो उसमें 10 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो जहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर मिलेगा तो वहाँ पे क्या समझ जाइएगा कि वहाँ पे वो 100 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है वो 1 सेंटीमीटर अगर उसमें जो भी दिया हो, मतलब मेरा मतलब कहने का ये है कि जो भी उसमें पैमाना दिया हो, साइड में कोई भी मानचित्र होता है तो उसमें साइड में सारे पैमाने दिए रहते हैं कि किसके लिए क्या उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, आइए इसी बात को हम आगे समझते हैं, पढ़ते हैं। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। ठीक है मित्रों, तो देखिए क्या करते हैं, इसके लिए किसी भी क्षेत्र की दूरी दर्शाने के लिए क्या चुना जाता है? एक विशेष पैमाना चुना जाता है। ठीक है, पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच अनुपात होता है। ठीक है मित्रों, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था, उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र में 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। ठीक है मित्रों, देखिए 10 किलोमीटर की दूरी को किससे व्यक्त किया गया है? 2 सेंटीमीटर की दूरी से। इसका अभिप्राय क्या है कि 1 सेंटीमीटर स्थल 5 किलोमीटर को दर्शाता है। ठीक है मित्रों, अब इस प्रकार से हम समझ गए कि इसमें 5 किलोमीटर मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो जहाँ पे भी जितनी भी दूरी दी होगी, मान लीजिए अब उस मानचित्र में 2 शहरों के बीच की दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। कितनी दूरी दी गई है मित्रों? उस 2 शहरों के बीच की दूरी, ये हो गया शहर A, ये हो गया शहर B। अब उस मानचित्र में दी है 10 किलोमीटर, तो समझ लीजिए उसमें दी है 10 सेंटीमीटर। कितनी दी है? उन 2 शहरों के बीच की दूरी दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या हिसाब लगाएंगे कि 1 सेंटीमीटर मतलब 5 किलोमीटर, तो मतलब 10 गुणा 5 बराबर 50 किलोमीटर। ठीक है, ए से बी के बीच की दूरी कितनी हो गई? 50 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हमारी मानचित्रों में पैमाना दिया होता है। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, किसी भी मानचित्र के लिए क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए इस अध्याय को ध्यान से सुनिए। आप इस अध्याय को सुन के पढ़ के
मानचित्र को समझना सीख जाएंगे और आपको मानचित्र का अध्ययन करने में सहायता मिलेगी। ठीक है मित्रों, जब आप बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, कैसे पैमाने का उपयोग करते हैं? छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल को 500 किलोमीटर को दर्शाता है। ठीक है, मानचित्र में देखिए वास्तविकता में वह कितने का है? 500 किलोमीटर का है, लेकिन मानचित्र में उसे क्या दर्शाया गया है? 5 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ठीक है, तो किसको कहते हैं छोटे पैमाने वाला मानचित्र? जिसमें किसी स्थल के बहुत बड़े भाग को हम उसे बहुत ही छोटे भाग के रूप में बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ 500 किलोमीटर को हम बता रहे हैं 5 सेंटीमीटर के बराबर में। ठीक है, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना हो तब बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब अगर छोटे भाग वाले को है तो हम उस पे क्या बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल 500 मीटर की दूरी को मानचित्र में हम 5 सेंटीमीटर से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वहाँ पे हम 500 किलोमीटर था और यहाँ पे 500 मीटर है। तो जब बड़ा क्षेत्र होता है तो छोटा पैमाना लेते हैं और जब छोटा क्षेत्र होता है तो बड़ा पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए मित्रों, ये सुविधा के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, जिससे हमें सुविधा हो। ठीक है, अगर आप बड़े क्षेत्र में बड़ा पैमाना लेंगे तो क्या होगा? उसमें हमारा मानचित्र बड़ा होता जाएगा। ठीक है, इसलिए छोटा पैमाना लेते हैं जब बड़ा मानचित्र होता है। और अगर हम छोटे मानचित्र में छोटा पैमाना लेंगे, छोटे क्षेत्र वाले भाग छोटा मानचित्र है उसमें हम छोटा पैमाना लेंगे तो क्या होगा? तो भी हमें दिक्कत होगी। इसलिए छोटे में लिया जाता है बड़ा पैमाना और बड़े में लिया जाता है छोटा पैमाना। ठीक है, इस प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 मानचित्र और मिल गए, छोटे पैमाने वाला मानचित्र और बड़े पैमाने वाला मानचित्र। तो आप इन दोनों में अंतर समझ गए होंगे क्या होता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र जो होते हैं वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें एक एक चीज़ की जानकारी दी होती है। ठीक है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र में। अब आइए देखिए, यहाँ पे एक मानचित्र बनाया गया है। ठीक है, ये मानचित्र बनाया गया है, आप इसे देख सकते हैं ध्यान से। ये किसी एक जगह का मानचित्र है जिसमें सामुदायिक केंद्र, कहीं पे पेड़ है, कहीं पे खेल का मैदान है, कहीं विद्यालय है, कहीं पे कुआं है, दुकानें हैं, विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर, फलोद्यान भी दिया हुआ है। ठीक है मित्रों, अब देखिए यहाँ पे पैमाना बताया गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पैमाना बताया गया है। ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मीटर। ठीक है, कितना है? 1 सेंटीमीटर बराबर क्या दिया है? 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। अब हम जानते हैं दिशा के बारे में। ठीक है, तो हमें किस दिशा में हमारा मानचित्र रख के देखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम यही जानेंगे कि हमें किस दिशा की ओर मानचित्र रख के देखना चाहिए। तो देखिए ये है इस प्रकार से दिशा। ठीक है, तो हमें किस तरफ रख के देखना चाहिए? हमेशा उत्तर में। ठीक है, कहाँ रख के देखना चाहिए हमें? हमेशा हमारा नक्शा कहाँ? उत्तर में रख के देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। ठीक है मित्रों, कहाँ है? हम उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए हमें उत्तर में रख के देखना चाहिए। तो आइए हम पढ़ते हैं दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान होता है। कहाँ होता है? ऊपर दाहिनी तरफ। आप देखेंगे मानचित्र को ध्यान से, तो ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान लगा होता है जिसके ऊपर ऊ लिखा होता है। क्या लिखा होता है? ऊ। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो वहाँ पे एन लिखा होगा। क्या लिखा होगा? एन, या नॉर्थ लिखा होगा। ठीक है मित्रों, यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तरी रेखा कहा जाता है।
जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप पूरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे कि चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दर्शाया गया है। ये प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। ठीक है, क्या कहे जाते हैं? इन्हें हम प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। बीच में 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, ठीक है मित्रों, क्या उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे ये 4.2 और 4.2 बा दिक सूचक दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है। ठीक, आप इस मानचित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए ये तीर का निशान दिया हुआ है उत्तर। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे उत्तर तीर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? उत्तर रेखा कहा जाता है। उस तीर के निशान को क्या कहा जाता है? उत्तर रेखा कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अब आइए आगे देखते हैं। चित्र 4.1 में निम्नलिखित दिशा का पता लगाइए। ठीक है, अब देखिए हमें इसका पता लगाना है कि किस दिशा में है। तो देखिए विकास के घर से, ठीक है, पहला क्या पता लगाना है? विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल की मैदान की दिशा क्या है। तो देखिए आइए हम पता लगाते हैं। पहले तो हमें विकास का घर पता होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे विकास का घर कहाँ है। ये रहा हमारा विकास का घर। ठीक है, ये है हमारा विकास का घर। अब आइए हम जानते हैं विकास के घर से किस तरफ खेल का मैदान है और किस तरफ सामुदायिक केंद्र है। तो देखिए ये है हमारा विकास का घर। ठीक है, अब देखिए ये हम इधर पे ऐसा बनाएंगे ये। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं ये उत्तर दिशा है हमारी। तो ये उत्तर में है, विकास के उत्तर में है सामुदायिक केंद्र। ठीक है मित्रों, कहाँ है? विकास के उत्तर में है सामुदायिक केंद्र। अब उत्तर, इसके नीचे तरफ होगा क्या? इस तरफ होगा दक्षिण। ठीक है, इस तरफ होगा पूर्व और इस तरफ है पश्चिम। तो देखिए अब ये खेल का मैदान कहाँ है? उत्तर पूर्व में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि विकास के घर के किस तरफ खेल का मैदान है। तो विकास के किस तरफ खेल का मैदान है? उत्तर पूर्व में खेल का मैदान है और उत्तर में सामुदायिक केंद्र है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार हम दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। अब आइए अगला क्या है? दुकानों से विद्यालय की दिशा। अब देखिए हमें अगला बताना है कि जो दुकानें उधर पे दी गई हैं, दुकान से विद्यालय की दिशा क्या है। तो आइए देखते हैं दुकान से विद्यालय की दिशा क्या है। तो देखिए ये रही हमारी दुकानें, ये हमारी दुकानें और ये सामने रहा, इसके सामने ही क्या दिया हुआ है? विद्यालय। ये देखिए ये है हमारा विद्यालय। तो अब हम क्या कहेंगे कि दुकानों से किस दिशा में है विद्यालय? पूर्व दिशा में है विद्यालय। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हम किसी भी मानचित्र में किसी भी जगह की स्थिति को देख सकते हैं कि वह कहाँ पर है। ठीक है, हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। ठीक है, दिक् सूचक। देखिए दिक् सूचक आप समझ रहे होंगे, मैंने आपको विज्ञान में पढ़ाया था। ठीक है, क्या पढ़ाया था? विज्ञान में मैंने आपको कंपास के बारे में बताया था। तो ये दिक् सूचक वही कंपास है। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है, जिसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। ठीक है, अगर आपने विज्ञान का ये चुंबकों वाला अध्याय मेरा ध्यान से सुना होगा तो आप इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। ये दिक् सूचक है जो जिसमें ये बीच में चुंबकीय क्या लगी हुई है? ये चुंबकीय सुई लगी हुई है जो आप देख पा रहे हैं, जिसमें उत्तर दिशा हमेशा उत्तर दिशा की तरफ जो होती है उसमें लाल रंग से उसे रंग दिया जाता है ताकि वो दर्शाता है कि उत्तर दिशा है। तो ये हमेशा उत्तर और दक्षिण की ओर केंद्रित रहती है। ठीक है मित्रों, कहाँ रहती है? उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर हमेशा रहती है। तो इस दिक् सूचक की जगह इस दिक् सूचक की सहायता से हम किसी भी जगह की दिशा जान सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्थान पे हम खड़े हों हमें दिशा के बारे में आसानी से पता चल जाएगा। अब आइए, अब मानचित्र में एक और चीज़ दी होती है प्रतीक। ठीक है मित्रों, क्या दी हुई होती है?
प्रतीक, तो जिनसे हम अलग अलग चीज़ों के बारे में जान सकते हैं कि वहाँ पे कौन सी चीज़ है। ठीक है, तो प्रतीक क्या करते हैं, जैसे मंदिर का प्रतीक, ठीक है, मस्जिद का प्रतीक, चर्च का प्रतीक, अस्पताल का प्रतीक, रेस्टोरेंट का प्रतीक, तो ये सारी चीज़ें मानचित्र में दी होती हैं। हम उनसे समझ जाते हैं कि अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रेल की पटरी दी हुई है, या यहाँ, ठीक है, रेल की पटरियाँ कुछ इस तरीके से दी होती हैं। अगर मंदिर होगा तो वहाँ पे ऐसा झंडे का बना होगा, तो मंदिर समझ जाइए। अगर ऐसा चंद्र आकार बना है, ठीक है, थोड़ी अच्छा नहीं बना मित्रों, इस प्रकार से चंद्र आकार बना है और बीच में इस प्रकार से स्टार बना है, तो जर्नली इसे क्या कह दिया जाता है, मस्जिद कह दिया जाता है। ऐसा प्लस का साइन बना है तो उसे चर्च बता दिया जाता है। ये मानचित्रों में इस प्रकार के कुछ चिन्ह दिए होते हैं। अगर कहीं पुल बना है तो इस प्रकार से पुल का, क्षमा कीजिए कुछ अच्छा नहीं बन रहा, इस प्रकार से पुल का निशान बना देंगे। अगर पक्की सड़क है तो इस प्रकार से बना देंगे पक्की सड़क को। अगर कच्ची सड़क है तो वहाँ पे सिंगल लाइन बनी होगी कि ये कच्ची सड़क है। अगर कहीं पे अस्पताल है तो अस्पताल में ऐसा बड़ा सा प्लस का साइन बना होगा। ठीक है, इस प्रकार से डार्क बना होता है। ठीक है, कहीं पार्क है तो वहाँ पे ऐसे इस प्रकार से पेड़ बना देंगे और साथ में झूले भी बना देंगे, इस प्रकार से फिसल पट्टी। ठीक है मित्रों, तो ये क्या क्या हो जाता है, पार्क का साइन हो जाता है। अगर स्कूल है तो स्कूल में एक बच्चे को बना देंगे और साथ में वो बैग टांगे हुए कुछ बच्चों को बना देंगे, तो उससे पता पड़ जाएगा कि यहाँ पे स्कूल है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से कुछ प्रतीक दिए होते हैं। ठीक है, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा मुख्य घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियाँ, कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। ठीक है, अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तब आप किसी ऐसी दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको उधर की भाषा नहीं आती, तो और रात का समय है, साथ में ही आपको दिशा के बारे में जानकारी नहीं है कि आप किस दिशा में हैं, तो आप इन चिन्हों के द्वारा भी अपनी दिशा का निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ जानकारी किसी चीज़ के बारे में कुछ जानकारी पहले से ही होती है। ठीक है, मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। ठीक है, जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है। ये रूढ़, अभी हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे, ये जो भी चीज़ अभी हम देख रहे हैं, तो ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। क्या कहते हैं इन प्रतीकों को, रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीकों को आप 4.3 में देख सकते हैं, तो अभी हम इन 4.3 में रूढ़ प्रतीकों को देखेंगे। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों, हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है मित्रों, तो आइए अब हम 4.3 में देखते हैं इन प्रतीकों के बारे में। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे ये प्रतीक दिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले ये दी हुई है रेलवे लाइन। ठीक है, तो देखिए जहाँ आप डार्क कलर देख पा रहे होंगे, देखिए मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ, तो ये जो डार्क कलर है, ठीक है, यहाँ पे देखिए मित्रों, ये जो डार्क कलर है ये क्या है, बड़ी रेलवे लाइन। ठीक है, कौन सी रेलवे लाइन है, बड़ी रेलवे लाइन, ये वाली। ये क्या है, मीटर लाइन। ये कैसी है, मीटर लाइन। और ये है रेलवे स्टेशन का साइन कि यहाँ पे क्या है, रेलवे स्टेशन है। ठीक है मित्रों, तो ये हो गई बड़ी लाइन, ये हो गई मीटर लाइन और ये हो गया रेलवे स्टेशन का साइन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चिन्ह है। अब सड़क, तो देखिए
ये जो दो सीधी सीधी लाइनें हैं ये पक्की सड़क का निशान है। किसका निशान है, किसका चिन्ह है, किसका प्रतीक है मित्रों, पक्की सड़क का प्रतीक है। और ये जो डॉट डॉट वाला है ये कच्ची सड़क का प्रतीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ सीमाएं दी हुई हैं। तो ये पहली वाली सीमा है देश की सीमा, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है मित्रों, ये किसका प्रतीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रतीक है। ठीक, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो देशों को अलग करती है, एक देश को दूसरे देश से अलग करती है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है, ये राज्य सीमा का प्रतीक है, जो अलग अलग राज्यों को दर्शाती है। ठीक है, ये राज्य सीमा का प्रतीक है। और फिर ये जिला का प्रतीक है, ये जिलों को अलग अलग दर्शाती है। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे जो भी प्रतीक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अगला प्रतीक है, ये किसका प्रतीक है, ये नदी का प्रतीक है। ठीक है मित्रों, ये किसका प्रतीक है, नदी का। ये पुल का प्रतीक है। ठीक है मित्रों, किसका प्रतीक है, पुल का। ये नहर का प्रतीक है, ये कुएं का प्रतीक है, और ये झील का प्रतीक है, झील या तालाब। ठीक है मित्रों, किसका प्रतीक है मित्रों, तालाब का। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे प्रतीकों के बारे में। अभी और प्रतीक दिए हुए हैं, तो आइए हम और प्रतीक देख लेते हैं। ये पहला क्या है, ये है मंदिर। ये किसका प्रतीक है मित्रों, मंदिर का प्रतीक है। फिर उसके बाद अगला है गिरजाघर। ठीक है, ये किसका प्रतीक है, गिरजाघर का। ये मस्जिद का प्रतीक है। और ये छतरी का प्रतीक है, किसका, छतरी। ठीक, छतरी का प्रतीक है। ये है मस्जिद का प्रतीक, ये है गिरजाघर का, और ये है मंदिर का प्रतीक। ठीक है, इसी प्रकार से ये कुछ और प्रतीक दिए हुए हैं। पहला है पीओ। पीओ का मतलब है पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पीओ का मतलब क्या है, पोस्ट ऑफिस। पीओ का मतलब क्या है, पोस्ट ऑफिस। पीटीओ का मतलब क्या है, पोस्ट ऑफिस एवं टेलीग्राफ ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के साथ पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस। ठीक है, ये कैसा है, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस। और पीएस का मतलब क्या है, पुलिस स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ और चिन्ह दिए हुए हैं। तो देखिए ये चिन्ह, ये किसका है, ये चिन्ह बस्ती का, मतलब यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। ठीक है, और ये चिन्ह है कब्रिस्तान का। ठीक है, ये चिन्ह किसका है, कब्रिस्तान का। और ये चिन्ह है बस्ती का। इसके बाद ये पेड़ों का चिन्ह है, और ये घास का चिन्ह है। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसी प्रकार से हमारे बड़े मानचित्रों में भी कुछ प्रतीकों को बताया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। क्या ऊपर कुछ दिया था कि क्या आप जानते हैं, इस प्रकार से इसमें छोटे छोटे से पॉइंट कहीं कहीं पर दिए हुए होते हैं कि क्या आप जानते हैं। तो देखिए अभी तक तो कहीं पे भी इस प्रकार का पॉइंट नहीं दिया हुआ है कि क्या आप जानते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक पे फिर से लौटते हैं। अभी तक तो कहीं नहीं दिया हुआ क्या आप जानते हैं। अब देखिए एक क्रियाकलाप जरूर दिया हुआ है जो कि हमें करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, तो आप प्रश्न एक देख सकते हैं। चित्र 4.4 को देखें तथा पता लगाएं। ठीक है, तो हमें चित्र 4.4 को देख के पता लगाना है। पहला क्या पता लगाना है, नदी किस दिशा में बह रही है। ठीक है मित्रों, तो आइए देखते हैं नदी किस दिशा में बह रही है। तो देखिए ये है नदी। अब देखिए पहले ही यहाँ पे एक ये चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, ये रेखा है जिसे उत्तर रेखा बोलते हैं। तो देखिए अब आप इसके आधार पे आप बता सकते हैं कि ये किस दिशा में बह रही है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी, ऊपर हो गई उत्तर दिशा, नीचे हो गई दक्षिण दिशा। अब आप इस दिशा में बह रही है हमारी नदी, तो क्या हो गई ये हो गई पश्चिम दक्षिण। ठीक है, तो दिशा, नदी किस दिशा में बह रही है, पश्चिम दक्षिण में। ठीक है मित्रों, आप देख पा रहे होंगे ये ऊपर की तरफ हमारी उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, और ये पश्चिम। तो ये नदी किस दिशा में बह रही है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। ठीक है मित्रों, आइए अब अगला प्रश्न क्या कहा है इन्होंने, डुमरी गांव के पास, दूसरा प्रश्न इसमें क्या कहा गया है, डुमरी गांव के पास से किस प्रकार की सड़क गुजरती है। तो आइए डुमरी गांव देखते हैं, डुमरी गांव के पास से किस प्रकार की सड़क गुजरती है। तो देखिए ये हमारी डुमरी गांव। ठीक है मित्रों, ये हमारा डुमरी गांव रहा। अब देखिए यहाँ से ये पक्की सड़क गुजर रही है। कौन सी सड़क गुजर रही है, ये पक्की सड़क गुजर रही है, जिसे हमने अभी ऊपर मैंने आपको प्रतीक चिन्ह में बताया था कि इस प्रकार की सड़क है तो पक्की, और इस डॉट डॉट प्रकार की है तो ये कच्ची सड़क है। तो डुमरी गांव से कैसी सड़क निकल रही है, पक्की सड़क
निकल रही है, ठीक है। इसके अलावा किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है? किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है? तो देखिए, आइए देखते हैं सुंदरपुर गांव को। तो कहाँ पे है मित्रों हमारा सुंदरपुर गांव? तो ये रहा हमारा सुंदरपुर गांव, ठीक है मित्रों, ये है हमारा सुंदरपुर गांव। तो किस प्रकार की निकल रही है? बड़ी रेलवे लाइन है, ठीक है मित्रों। कौन सी रेलवे लाइन है? बड़ी रेलवे लाइन है, ठीक है। और ये मीटर गेज रेलवे लाइन है। कैसी? मीटर लाइन, या इसको छोटी लाइन भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। अब आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। रेलवे पुल किस क्षमा कीजिए रेलवे पुल के किस तरफ पुलिस स्टेशन स्थित है? तो आइए सबसे पहले रेलवे पुल ढूंढते हैं, उसके बाद पुलिस स्टेशन ढूंढेंगे, ठीक है मित्रों। क्या ढूंढेंगे? उसके बाद पुलिस स्टेशन ढूंढेंगे कि कहाँ पर पुलिस स्टेशन दिया हुआ है। तो आइए रेलवे पुल, तो देखिए मित्रों, हाँ ये रहा हमारा रेलवे पुल, आप देख पा रहे होंगे ये है रेलवे पुल। अब रेलवे पुल के किस दिशा में रेलवे स्टेशन है? ठीक है, पुलिस स्टेशन है। क्षमा कीजिए, एक बार प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। हाँ मित्रों, पुलिस स्टेशन बताना है। तो देखिए ये है हमारा रेलवे ब्रिज, ठीक है, ये है रेलवे पुल। अब इसके देखिए ये पीएस मतलब क्या होता है? पुलिस स्टेशन। तो ये रेलवे पुल रहा, ठीक है मित्रों। ये क्या है? रेलवे पुल, ये उत्तर दिशा, ठीक है। अब इसके दक्षिण पूर्व में है पुलिस स्टेशन, ठीक है मित्रों। आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से कहीं पे भी आपको दिशा बताना हो तो आप उस मानचित्र में इस प्रकार से प्लस बना लीजिए। तो ये ऊपर वाली होगी, ये क्या हो जाएगी? उत्तर दिशा, ये हो जाएगी पूर्व, और ये हो जाएगी पश्चिम, और ये हो जाएगी दक्षिण, ठीक है। तो अब देखिए पुलिस स्टेशन यहाँ पे है, मतलब ये कौन सी दिशा है? ये पूरब और दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व में हम बोलेंगे कि रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व में, ठीक है मित्रों। तो ये दक्षिण पूर्व में स्थित है रेलवे, क्षमा कीजिए, पुलिस स्टेशन रेलवे पुल से, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन के किस तरफ स्थित हैं? ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ये जो सारे स्थान इसमें दिए हैं का से लेके जा तक, ठीक है। छतरी, गिरजाघर, तालाब, मस्जिद, नदी, पोस्ट टेलीग्राफ और ऑफिस, ये हमें देखना है रेलवे लाइन के किस तरफ स्थित हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले छतरी देख लेते हैं। मैं आपको इसमें ही सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो ये हमारी रेलवे लाइन है। अब देखिए ये रेलवे लाइन है, आप देख पा रहे होंगे ये बड़ी सी रेलवे लाइन निकली है। अब मैं आपको इसमें से ही बता देता हूँ सारे प्रतीक। देखिए ये रेलवे लाइन हो गई हमारी। अब देखिए सबसे पहले, अब रेलवे लाइन के ये दक्षिण में क्या है? छतरी है। क्या है? दक्षिण में है छतरी। फिर ये हमारा पीटीओ है, मतलब पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस, ये भी क्या है? दक्षिण में, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या गई है? पूरी रेलवे लाइन है। तो इसके जो भी इस तरफ है वो सारी चीज़ें इसके दक्षिण में है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये पीटीओ है, ये दक्षिण में है, ये गिरजाघर है, ये भी दक्षिण में, विद्यालय भी दक्षिण में, पुलिस स्टेशन भी दक्षिण में, फिर उसके बाद ये मंदिर भी दक्षिण में, नदी भी दक्षिण में, किसके? इस रेलवे लाइन के। ये छतरी भी दक्षिण में, ठीक है। ये हमारा रेलवे स्टेशन भी इस रेल लाइन के दक्षिण में है, ठीक है। तो जो इस तरफ की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी रेलवे लाइन के दक्षिण में स्थित हैं, और जो इसके उत्तर में स्थित हैं वो सारी इसके उत्तर में कहलाएंगी। मस्जिद भी रेलवे लाइन के उत्तर में है, ये जो झील है, तालाब है, वो भी रेलवे लाइन के उत्तर में स्थित है, ठीक है मित्रों। तो आप समझ गए होंगे इस प्रकार से मानचित्र को देखना। तो अब आप कहीं पे भी जाएं और अगर आपके पास मानचित्र हो तो उसे ज़रूर देखें और अपने आसपास की जगहों की खोज करें, आपको इसमें बड़ा ही मज़ा आएगा, ठीक है। अपने आसपास की जगह पर ही जाएं, किसी अनजान जगह पर ना जाएं। अगर ऐसा भी हो सकता है अगर आप अनजान जगह पे जाएंगे तो खो जाएंगे, तो पहले जानी पहचानी जगह का मानचित्र देख के उसका थोड़ी अभ्यास कर लें, फिर किसी अनजान जगह पे जाने की कोशिश करें, ठीक है मित्रों। तो किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो अपनी जानी पहचानी जगह पे इस चीज़ का अभ्यास कर लें अच्छे से, फिर उसके बाद में कहीं दूसरी जगह पे जाएं, ठीक है। वहाँ का मानचित्र ज़रूर रखें साथ में, क्योंकि ये हमें बहुत ही सहायता करते हैं। आजकल तो खैर गूगल मैप वगैरह आ गए हैं,
तो इन सब चीज़ों की उपयोगिता थोड़ी कम हो गई है। अब रेखा चित्र के बारे में जानते हैं। रेखा चित्र एक आरेख है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। ठीक है मित्रों, कभी कभी क्या होता है, हमें अगर मान लीजिए आपकी एक दुकान है, ठीक है, या आपको किसी स्टेशनरी की दुकान पर जाना है, तो वो स्टेशनरी वाला क्या करता है, देखिए उस स्थान विशेष को सभी लोग जानते हैं। मान लीजिए ये एक शहर है, ये हमारा एक शहर है, शहर ए, ठीक है, ये क्या है, इस शहर का नाम ए शहर है। अब इस शहर में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे स्थानीय लोग, उस शहर के लोग अपने शहर के बारे में सारे मुख्य बिंदुओं को जानते हैं। अब मान लीजिए इस शहर के इस कोने में एक स्टेशनरी की दुकान है, ठीक है। अब स्टेशनरी वाले ने अपने विज्ञापन में किस प्रकार से रेखा चित्र बना दिया, देखिए मित्रों, कुछ इस प्रकार से उसने रेखा चित्र बना दिया कि पहले आपको ये हो गई उसकी मुख्य जगह, यहाँ पे हो गई मुख्य जगह कि यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज है मान लीजिए, ठीक है। अब वो इधर पे दर्शा देगा कि ये मेडिकल कॉलेज है, ये उसने मान लीजिए ये लिंक रोड है, ठीक है, या मान लीजिए यहाँ से कोई मुख्य रोड जाती है तो उसने बता दिया कि ये वाली रोड है। मान लीजिए क्या बोला है, जैसे मान लीजिए कोई गांधी रोड है, ठीक है, ये मुख्य रोड है गांधी रोड। अब गांधी रोड यहाँ से इस प्रकार से ऐसे मुड़ के गई है, यहाँ से फिर ये आगे निकल गई, ठीक है, ये यहाँ से आगे निकल गई। अब वो क्या करेगा, यहाँ से इधर पे तीर बना देगा, क्या बना देगा मित्रों, ये गांधी रोड पे क्या करेगा, तीर बना देगा छोटे छोटे से, तो जिससे आप उस तीर को फॉलो करते हुए, उस तीर के पीछे पीछे आते हुए उसकी यहाँ दुकान तक आ जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रेखा चित्र किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बनाना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है। ठीक है, कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींच सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको अभी बताया था, तो ये क्या है, एक रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, रेखा चित्र मानचित्र। ठीक है, मान लीजिए ये दोस्त है, अब हमारा दोस्त है, हमें उस दोस्त की रास्ता नहीं मालूम। अब दोस्त ने बता दिया कि उसके घर कैसे जाना है। ठीक है, उसने कहाँ से बताया, स्कूल से। मान लीजिए ये स्कूल है, ठीक है, ये क्या है, ये उसका स्कूल है। अब उसने कहा कि ये स्कूल का मेन गेट है। उसने बताया कि मेरे स्कूल के मेन गेट से निकल के सीधे जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद दाएं मुड़ना है। कहाँ मुड़ना है मित्रों, दायां मुड़ना है। ठीक है, वो जब इधर से निकलेगा तो कहाँ मुड़ना है, दायां मुड़ना है। उसने बोला दायां मुड़ना है, तो दाएं मुड़ के फिर एक चौक आएगा। क्या आएगा, एक चौक आएगा। चौक से बाएं मुड़ना है। कहाँ मुड़ना है, क्षमा कीजिए, चौक से कहाँ मुड़ना है, दाएं मुड़ना है। ठीक है, आप समझ लीजिए, आप यहाँ से इस प्रकार से निकले स्कूल से। ठीक है, ये एक चित्र है छोटा सा। ठीक है, अब आप यहाँ से निकले तो ये आपका दायां होगा। ठीक है, और ये बायां होगा। इसलिए मैंने क्या बोला, पहले स्कूल से सीधे जाएंगे, फिर दाएं मुड़ेंगे, फिर एक चौक आएगा, फिर वहाँ से फिर से दाएं मुड़ेंगे, क्योंकि ये इस प्रकार से ऐसे ऐसे चल के जाएगा। तो ये वाला हिस्सा इसका दायां है। ठीक है, तो ये दायां हो गया। फिर जब यहाँ से वो इधर से ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये वाली रास्ता फिर यहाँ से ये दायां होगा। दाएं मुड़ के फिर कहाँ मुड़ना है, बायां जाना है। कहाँ जाना है मित्रों, बायां जाना है। बाएं जाके फिर एक बार फिर से दायां मुड़ना है। यहाँ पे उसने बोला मेरा घर यहाँ पे है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने मित्र के घर पहुँच जाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं, रेखा चित्र बोलते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हम रेखा चित्र बना के कहीं अपने दोस्त को अपने घर तक या किसी दुकान का पता दे सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। आगे खाका क्या है मित्रों, खाका। तो खाका क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया मानचित्र खाका कहा जाता है। ठीक है, एक छोटे से क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है,
खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो एक बड़े पैमाने वाला जो मानचित्र होता है उससे हमें क्या है, बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जैसे मानचित्र नहीं दिखा सकता, ठीक है, जैसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है, ठीक है मित्रों। जैसे हमें अपने घर का बताना है कि घर में हमें कितना सेंटीमीटर का और कहाँ पे कौन सी चीज़ हमें चाहिए, ठीक है मित्रों। तो उसके लिए हम एक क्या बना लेते हैं, अपने घर का खाका बना लेते हैं, ठीक है मित्रों। तो ये सारी चीज़ें हमने आज जानी। इस अध्याय में हमने मानचित्र की बेसिक जानकारी ली कि मानचित्र को हमें किस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है, मानचित्र को हमें किस प्रकार से समझना है। तो इस अध्याय में हमने मानचित्र का एक आधारभूत जानकारी प्राप्त की, ठीक है, एक जनरल नॉलेज हमने इसमें लिया मानचित्र के बारे में, ठीक है मित्रों। तो जो भी अब यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या एमपीपीएससी पीएससी की तैयारी कर रहा है, तो अगर आपको मानचित्र को देखने में कठिनाई होती हो तो ये अध्याय आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, ठीक है। अगर आप इस अध्याय को देख लेते हैं तो अब आप मानचित्र को देखना नहीं भूलेंगे, ठीक है मित्रों। तो आइए अब प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो मित्रों मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा एवं प्रतीक, ठीक है। फिर अगला है प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं। तो प्रधान दिग्बिंदु अर्थात प्रमुख दिशाएं कौन कौन सी हैं, प्रधान प्रमुख दिशाएं। दिग्बिंदु पूछा जाए मतलब दिशाएं, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है मित्रों। प्रश्न तीसरा है, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं। तो अगर आपके पास बुक है मित्रों तो आप चलिए पेज नंबर 25 पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मानचित्र पैमाने की आवश्यकता क्यों है, मानचित्र के पैमाने की आवश्यकता क्यों होती है आखिरकार। तो आइए हम चलते हैं पेज नंबर 25 पे और जानते हैं पैमाने की आवश्यकता क्यों है, ठीक है मित्रों। तो ये देखिए, ये है हमारा पेज नंबर 25। आइए अब मैं आपको पैमाने के बारे में बताता हूँ। देखिए मानचित्र एक क्या है, आरेखण होता है, ठीक है। क्या होता है, मानचित्र एक आरेखण होता है जो विश्व के किसी एक भाग को छोटे से कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखिए पैमाने पर किसी जगह की अगर दूरी बतानी है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह की दूरी बतानी है, तो हमें जितनी दूरी वास्तविकता में है उतनी तो हम बता नहीं सकते। तो उसी के लिए क्या किया जाता है, उसी के अनुपात में जितनी वहाँ दूरी है, वास्तविक दूरी है, उसी के अनुपात में एक छोटी दूरी ली जाती है, ठीक है मित्रों। और उस छोटी दूरी के हिसाब से वहाँ पे उसे दर्शाया जाता है। तो वो जो छोटी दूरी होती है उसे ही क्या कहते हैं, पैमाना कहते हैं, ठीक है मित्रों। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मानचित्र एक आरेखण होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, ठीक है मित्रों। तो क्या होता है, मानचित्र क्या होता है, छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, अर्थात छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, देखिए उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 किलोमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। क्या किया गया है, मानचित्र में इस दूरी को 2 किलोमीटर की 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है, ठीक है मित्रों। 2 किलोमीटर नहीं, क्षमा कीजिए, 10 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र में 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि मानचित्र का जो पैमाना है, क्या होगा पैमाना, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है मित्रों। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पैमाना कहते हैं। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, तो देखिए इसका उत्तर इसी में दिया हुआ है, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे,
यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करे। ठीक है, तो इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। तो पैमाना क्या होता है? देखिए, पैमाना वह चीज़ है स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात है। ठीक है मित्रों, तो पैमाना क्या होता है? जो स्थल की वास्तविक दूरी है और जो मानचित्र में दिखाई गई दूरी है उसके बीच का अनुपात होता है पैमाना। ठीक है मित्रों, तो इतना पूरा ये पैमाने का उत्तर होगा हमारा। मानचित्र का आरेखण से लेके यहाँ तक ये जो दिया है, ठीक है मित्रों, यहाँ से लेके ये पूरा इतना पूरा ये यहाँ से ये पूरा इतना ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप इस प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 4। तो आइए फिर से हम अभ्यास पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं? तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें पाठ के शुरू में चलना होगा, बिल्कुल एकदम शुरू में। तो ये आइए देखिए, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि आखिरकार ग्लोब और मानचित्र ग्लोब से ज़्यादा सही क्यों है। तो देखिए, ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए ग्लोब काफ़ी उपयोगी साबित होता है। देखिए, ग्लोब किस चीज़ का अध्ययन करने के लिए अच्छा है? अगर आपको महासागरों, महाद्वीपों, ठीक है, और अगर आपको अक्षांश रेखाओं, देशांतर रेखाओं, इन सभी चीज़ों का अगर आपको अध्ययन करना है, ठीक है, ख़ास तौर पर महाद्वीपों और महासागरों का अगर आपको इनका अध्ययन करना है तो ग्लोब इनके अध्ययन के लिए उपयोगी साबित होगा। लेकिन अब अगर आपको किसी एक देश या राज्य, जिला या शहरों तथा गांवों का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए ग्लोब उपयोगी साबित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ग्लोब पे बड़ी जानकारी दी होती है। ठीक है मित्रों, ग्लोब पे क्या होती है? बड़ी जानकारी। ध्यान से सुनिए, ग्लोब है जो ग्लोब क्या है? पूरी पृथ्वी का अध्ययन करने में सहायता करता है। ठीक है, ग्लोब क्या होता है? पूरी पृथ्वी का, अगर आपको पृथ्वी का अध्ययन करना है कि पृथ्वी में कौन सा महाद्वीप, कौन सा महासागर या कौन सा आइसलैंड, ठीक है, कहाँ पे है, अगर आपको इसका अध्ययन करना है तो इसके लिए ग्लोब उपयोगी होगा। लेकिन अब अगर आपको किसी देश या राज्य के अंदर, ठीक है, किसी देश का अध्ययन करना है तो उस देश के अध्ययन करने के लिए आपको ग्लोब सहायता प्रदान नहीं करेगा। ठीक है मित्रों, तो इसलिए क्या होता है? मानचित्र अधिक सहायक होता है ग्लोब की अपेक्षा, क्योंकि ग्लोब में सिर्फ क्या देख सकते हम? महाद्वीपों और उसके अलावा महासागरों के बारे में हम सिर्फ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी जानकारी हमें वहाँ पे मिलती है। ग्लोब में क्या मिलती है? सिर्फ बड़ी जानकारी मिलती है। पृथ्वी के बारे में जो बड़ी जानकारी हमें सिर्फ वो प्राप्त होती है। जबकि मानचित्र में क्या होता है? मानचित्र में हम किसी देश, राज्य, जिला, शहर, गांव के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, हम वहाँ की एक एक जगह के बारे में, कौन सा रास्ता कहाँ से गया है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम मानचित्र से ज्ञात कर सकते हैं। जबकि ग्लोब से हम ये सारी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है मित्रों, ग्लोब पर, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको किसी देश का अध्ययन करना है, अब ग्लोब में उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं दी होती है कि आप उस एक देश के मानचित्र का, उस एक देश का अध्ययन कर सकें। ठीक है मित्रों, तो इसलिए मानचित्र अधिक सहायक है ग्लोब की अपेक्षा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इतना पूरा ये दिया हुआ है, आप उसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर ये भी, यहाँ तक पूरा आप इसमें से छांट के लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र एक साथ रख दिए जाते हैं तब एटलस बन जाता है।
ठीक है। एटलस विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमाने में से खींचे गई माप पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है मित्रों, अगर कुछ शब्दों में ही कहा जाए तो क्या है, मानचित्र से ग्लोब की अपेक्षा हमें अधिक जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए मानचित्र क्या है, हमें अधिक सहायक है ग्लोब की अपेक्षा। ठीक है, तो मानचित्र क्या है, एक छोटे से क्षेत्र के प्रमुख तथ्यों को दर्शाता है। आप ऐसे कुछ पॉइंट लिख सकते हैं और इसमें उदाहरण दे सकते हैं बौद्धिक मानचित्र का, राजनीतिक मानचित्र का। ठीक है, बौद्धिक मानचित्र अगर है तो उससे क्या है, हमें पृथ्वी, पठारों, मैदानों का जानकारी मिल जाएगी। राजनीतिक मानचित्र है तो उससे हमें राज्यों, नगरों, शहरों, गाँव के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, अगर थीमेटिक मानचित्र है तो सड़क का मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, ठीक है, उद्योग के बारे में इन चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप इनके ये 3 प्रकार लिख सकते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। तो अगला प्रश्न है, ग्लोब की अपेक्षा, ये तो हो गया, मानचित्र एवं खाका में के बीच अंतर बताएं। तो देखिए खाका क्या होता है, देखिए यहीं पे दिया हुआ है खाका, ये है ऊपर खाका। तो देखिए समझते हैं खाका और मानचित्र में अंतर समझते हैं। तो देखिए एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है, खाका कहलाता है। और एक बड़े क्षेत्र का छोटे पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र मानचित्र कहलाता है। ठीक है मित्रों, तो मानचित्र अब पहला अंतर तो ये हो गया। अब क्या होता है, देखिए खाका में क्या होता है, खाका में एक बड़े पैमाने वाली मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। ठीक है मित्रों, तो देखिए खाका किसके लिए बनाया जाता है, एक छोटे क्षेत्र के लिए बनाया जाता है। ठीक है, खाका क्या बनाया जाता है, एक छोटे क्षेत्र के लिए बनाया जाता है जिसमें किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई के बारे में दिया जाता है। ठीक है, और मानचित्र किसके लिए खींचा जाता है, मानचित्र किसी शहर, देश के लिए खींचा जाता है। और मानचित्र के अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे कि थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र। मानचित्र से हम अलग अलग शहरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम बड़े क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मानचित्र से, जबकि खाका हमें एक छोटे से ही क्षेत्र की जानकारी प्रदान करता है। अब खाका कब खींचा जाता है, जब उन्हें किसी एक छोटे कमरे की जानकारी प्राप्त करनी हो। ठीक है, एक छोटे कमरे की या एक कहीं कुछ छोटी बिल्डिंग बन रही है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, तो वहाँ पे खाका की आवश्यकता होती है। और मानचित्र की आवश्यकता कब होती है, जब हमें किसी देश के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, या किसी शहर के बारे में या किसी गांव के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तब हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप खाका और मानचित्र में अंतर समझ गए होंगे। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा मानचित्र हमें विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो आइए इसके लिए हमें फिर से पेज नंबर 25 पे चलना होगा। तो अब हम चलते हैं दोबारा से पेज नंबर 25 पे, जहाँ पे हमें इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए इसका उत्तर ये रहा मित्रों, बड़े पैमाने वाली मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते। तो इसका उत्तर क्या होगा, बड़े पैमाने वाले मानचित्र। ठीक है, क्या बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, अभी हमने खाका भी पढ़ा तो उसमें भी यही चीज़ थी। ठीक है, तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या करते हैं, अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, कौन, बड़े पैमाने वाले मानचित्र। ठीक है, विस्तृत जानकारी हमें देते हैं। प्रतीक किस प्रकार का मानचित्र का अध्ययन में सहायक है। तो देखिए प्रतीक किस प्रकार से मानचित्र के अध्ययन में सहायक हैं, तो इसके लिए हम चलते हैं पेज नंबर 27 पे। ठीक है मित्रों, तो ये है हमारा पेज नंबर 27। आप पेज नंबर 27 पे जाइए, वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार, प्रकार
में विभिन्न जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरी या कुएं दिखाना संभव नहीं होता। ठीक है मित्रों, देखिए एक मानचित्र है, उस पे हम वास्तविक तौर पे इन सारी चीज़ों को नहीं दिखा सकते, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए इनके कुछ प्रतीक बना लेते हैं। ठीक है, इसलिए वे क्या निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान कर देते हैं। इनके इस्तेमाल से मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इसलिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता है मानचित्र में। इस प्रकार से ये हमें सहायक होते हैं। देखिए इनमें हमें कुछ लिखना भी नहीं पड़ता, बड़ी बड़ी जगह बड़ी अक्षरों में, जैसे कहीं से बड़ी लाइन गई है तो अब हम वहाँ पे बड़ी लाइन नहीं लिखेंगे, वहाँ पे हम ये प्रतीक चिन्ह बना देंगे। अब उससे जो भी मानचित्र देखने वाला है वो समझ जाएगा कि ये बड़ी लाइन की बात की जा रही है। ठीक है, अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते, तब इन चिन्हों की सहायता से हम वहाँ का भ्रमण कर सकते हैं, वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। देखिए जैसे मानचित्र में एक प्रतीक आपको दिया है PO, तो आप उससे समझ जाएंगे कि ये यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। ठीक है मित्रों, ठीक, अगर मानचित्र में ऐसा बना है तो आप समझ जाएंगे ये यहाँ पे क्या है, बस्ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रतीक हमें सहायक होते हैं मानचित्र में आसानी से समझने में। ठीक है, मानचित्र को आसानी से समझने में सहायक होते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है क्या, प्रतीक, जो आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के प्रयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समिति है। ठीक है, तो आप पेज नंबर 27 से प्रतीक के बारे में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप प्रतीक के बारे में भी समझ गए होंगे, प्रतीक किस प्रकार मानचित्र के अध्ययन में सहायक होते हैं। अब आइए सही विकल्प कर लेते हैं। तो सही विकल्प पहला है हमारा, वृक्षों के विवरण को दर्शाने वाला मानचित्र कौन सा होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा थीमेटिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, थीमेटिक। और नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए होता है, तो नीले रंग का इस्तेमाल होता है जलाशयों को दिखाने के लिए। ठीक है, दिक्सूचक क्या करता है, हमें दिशा दिखाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा खा। ठीक है, दिक्सूचक हमें दिशा दिखाता है, इसलिए उसका उत्तर है खा। पैमाने आवश्यक है, तो पैमाने मानचित्रों के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, किसके लिए, मानचित्र के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये एक हमें मानचित्र में हमें पैमाना बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये किसके लिए आवश्यक है, मानचित्र के लिए आवश्यक है पैमाना। ठीक है मित्रों, तो ये था आज का हमारा अध्याय। आशा करता हूँ आपको जो भी कुछ मैंने समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है मित्रों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ वो लाइक करें और मेरे वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, जो भी सब्सक्राइबर हैं कम से कम उतने लाइक तो आ जाएं, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। ठीक है मित्रों, कम से कम एक टारगेट अगर मैं आपको दूँ तो जैसे मैंने चलो आज का टारगेट दिया इस वीडियो के लिए कम से कम 50 लाइक का। ठीक है, तो मित्रों कम से कम 50 लाइक तो कर ही दीजिए और दिया कम से कम 12 शेयर का। ठीक है, कम से कम 12 लोग तो इस वीडियो को शेयर कर ही दें तो अच्छा होगा मेरे लिए। ठीक है मित्रों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।